हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम एक्साइटेड क्योंकि आज जो है हम यूनिट 2 ब्लॉक 7 का ख़त्म करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था एंड बिकॉज़ ये यूनिट काफ़ी ही लंबा है, आई एम स्टार्टिंग विद द पार्ट 2 ऑफ दिस यूनिट 2। ये जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक 2, इसका नाम है लैंग्वेज प्लानिंग। इसके जो पहले वाला वीडियो है पार्ट 1, उसमें हम लैंग्वेज प्लानिंग क्या होता है, कौन करता है, कैसे करता है, हाउ, हु इज़ इट डन फॉर, हु डज़ इट, राइट, इसकी कपल ऑफ डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, की स्टैटस वर्सेस कॉर्पस या फिर ग्लोबल वर्सेस लोकल, इम्पेरेटिव वर्सेस इंडिकेटिव एंड सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। आज का जो वीडियो है यहाँ से हम कवर करना शुरू करेंगे इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, स्टैटस एक्विजिशन, कॉर्पस प्रेस्टीज एंड स्टैटस प्लानिंग, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे इसकी प्रोसेस क्या होती है लैंग्वेज प्लानिंग की, एंड इसकी आइडियोलॉजी क्या होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये सब हम देखेंगे। इसके साथ ही जो है ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। So we are reaching towards the end of MEG4. I hope you are also as excited as I am. तो वीडियो शुरू करते हैं हम, लेकिन उसके पहले as I had mentioned कि मैंने जो है अपनी मेंबरशिप शुरू की है चैनल पे, एंड अभी तक मेरे पास 2 ही मेंबर्स हैं, बट आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो मिले। सो आई एम thankful to these 2 members who have decided to join the membership of my channel. So number 1, who was and still is my first member of this channel is Imran Ahmed, and my second member is Adharv Singh. So thank you so much guys for being a patron and supporting my channel. अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें तो आप सिर्फ 29 रुपीज़ a मंथ से जो है सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ मेंबर टू माय चैनल। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं मेरे शॉर्ट्स वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा। But now that I'm done with this, let's move on to what we have started before. I will come to intrinsic versus extrinsic and intrinsic cum extrinsic planning. 2.6.6 में है intrinsic versus extrinsic planning, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इग्नू की बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 32 पे। आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन बिकॉज आई एम बैक टू द नेदरलैंड्स, आई एम बैक टू माई प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड मेरे पास यहाँ पे बुक्स नहीं है, सो आई विल हैव टू मैनेज विद दिस। बट मैं जो है नोट्स आपको साइड बाय साइड देती जाऊंगी, और इसलिए मैं पेज नंबर भी आपको दे रही हूँ कि अगर आपको वहाँ से मैच करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच कर सकते हैं। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक कम एक्सट्रिंसिक प्लानिंग की बात की है। एक्सट्रिंसिक प्लानिंग में क्या होता है कि हमारा जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी डायरेक्ट चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये किस में होगा? एक्सट्रिंसिक प्लानिंग में। लेकिन उसमें किस तरीके के चेंजेस होंगे ये हमें बुक में लिखा हुआ है। इंटर एथनिक, इंटरलिंगुअल रिलेशन या फिर रोल्स और फंक्शंस या फिर उसकी स्पीच वैरायटीज में अलग अलग टाइप के चेंजेस होंगे। तो आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम जो संस्कृत में है च बाद में लगाते हैं, यानी कि एंड जो है वो बाद में लगता है। जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं राम एंड श्याम, हिंदी में बोलते हैं राम और श्याम, लेकिन संस्कृत में जो हम बोलते हैं राम श्याम च। तो ये क्या हुआ, ये इसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है लैंग्वेज के, राइट, इनके लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो हम वैसा ना करते हुए हम किसमें, उसके रोल्स में, उसकी प्लानिंग में जो चेंजेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्लानिंग। इसके साथ ही हम आगे आते हैं तो intrinsic planning क्या हो जाएगा? Here the language structure as well as the status of the language is affected. Okay, इसको उन्होंने कैसे बताया है कि the former history, prestige and status of the language is considered, और उसको हम सबको इकट्ठा करते हुए हम स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक लैंग्वेज प्लानिंग। इसको उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं रीड करी बुक से, कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज टू अटेन द स्टेटस ऑफ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसका एग्जांपल दिया है हिंदी, जिसको कि हमने स्टैंडर्डाइज तो बहुत किया है, लेकिन फिर भी ये कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है। अब जैसे जैसे स्टेट चेंज करोगे वैसे वैसे जो ये लैंग्वेज के फॉर्म्स चेंज होते जाएंगे हिंदी इटसेल्फ के, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक कम एक्सट्रिंसिक लैंग्वेज प्लानिंग के बारे में बताया है। अब बुक में है, उन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, तो मैं भी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, जो बुक में बताया है उसकी बात चल रही है। बेसिक इतना समझ में आ गया कि एक्सट्रिंसिक में जो है कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि इंट्रिंसिक में होते हैं। दैट्स ऑपोजिट ऑफ इट। फिर स्टैटस प्लानिंग, एक्विजिशन प्लानिंग एंड कॉर्पस प्लानिंग। सो बेसिक सी बात है, बाकी सब हम देख ही चुके हैं। कॉर्पस और स्टैटस प्लानिंग हमने पहले ही देखा था, लेकिन एक्विजिशन प्लानिंग में वो क्या बोल रहे हैं? तो कूपर हैं, इन्होंने बात की थी, इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज की स्टैटस कॉर्पस प्लानिंग की बात तो पहले की जा चुकी है, लेकिन लैंग्वेज किसी को सिखानी कैसी है, उसको अक्वायर कैसे करना है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आज से कि आप लोग फ्रेंच बोलना शुरू कीजिए, तो वो लैंग्वेज आपको अक्वायर करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट सडनली गो टू फ्रांस एंड बी लाइक या नाउ आई स्पीक फ्रेंच, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। सो लैंग्वेज अक्वायर कैसे करना है, उसकी एक्विजिशन की प्लानिंग भी हमें करनी पड़ेगी, कि एक प्रॉपर टीचर होना चाहिए, कुछ प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, कुछ ग्रामर होना चाहिए, जो लैंग्वेज है कुछ बेसिस पे होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज एक्विजिशन की प्लानिंग। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6.8,
दिस इज कॉर्पस प्लानिंग, प्रेस्टीज प्लानिंग एंड स्टेटस प्लानिंग। अगेन कॉर्पस और स्टेटस प्लानिंग तो हम देख चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या चीज ऐड की है इसमें, स्टेटस प्लानिंग ऐड किया है। इसके पहले क्या होता था कि प्रेस्टीज को वो लोग काउंट में नहीं लेते थे। प्रेस्टीज यानी क्या, कोई लैंग्वेज को हम अच्छा मानते हैं, जैसे कि इंग्लिश को आज के टाइम पे हम इंडिया में एक अच्छी लैंग्वेज मानते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है। मैं बार बार ये एग्जाम्पल लेती हूँ बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। या फिर हो सकता है कि आप किसी और स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए जैसे मेरे फैमिली है अभी वो चेन्नई में रहते हैं, तो वहाँ पे तमिल को जो है डेफिनेटली एक अपर स्टेटस है रादर देन हिंदी। वहाँ पे जाके मैं हिंदी में बात करूंगी तो मुझे लोग ऐसे करेंगे कि हाँ हमें तो हिंदी आती नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जानो। बट वही चीज अगर आप मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, मैं जहाँ से हूँ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप तमिल में आके बात करोगे तो वहाँ पे तमिल का कोई स्टेटस नहीं है, वहाँ पे हिंदी का स्टेटस है। तो वो क्या बोलेंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हिंदी सीखो। तो क्या हो रहा है कि हमें लैंग्वेज का जो प्रेस्टीज है, जो स्टेटस है, उसकी बात हमें समझना पड़ेगा कि यार ये लैंग्वेज किस लेवल पे स्टैंड करती है। वो कितनी सुंदर हो सकती है, कितनी इजी हो सकती है, बहुत ही सिम्फनी वाली हो सकती है, बहुत उसकी जो मेलोडियस रिदमिक लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन उसका प्रेस्टीज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको वो लोग काउंट में नहीं लेते थे। लेट मी रीड दिस ऑन पेज 33। Earlier studies of language planning, prestige values were never taken seriously. Instead, they were often subsumed under the general heading of planning. Planning में उसको काउंट कर लिया जाता था। हरमैन जो है ये हमारे एक और लिंग्विस्टिक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक एलिमेंट्री स्टेज जिसमें कि कॉर्पस प्लानिंग, स्टेटस प्लानिंग एंड प्रेस्टीज प्लानिंग की भी उन्होंने बात की थी और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। उसके लिए एक बहुत ही क्यूट सा डायग्राम हमारे इग्नू के बुक्स में दिया हुआ है। अब उसके बाद में हम आते हैं, हमारा जो लास्ट वाला प्लानिंग है वो है माइक्रो वर्सेस मैक्रो। बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग है। सो मैक्रो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा, राइट? तो बड़े लेवल पे होगा, जैसे कि गवर्नमेंट किसी लेवल पे प्लानिंग करी तो वो क्या हो जाएगी, मैक्रो प्लानिंग। ओके, सो मैक्रो प्लानिंग इज कैरिड आउट एट गवर्नमेंट लेवल व्हाइल माइक्रो लैंग्वेज प्लानिंग टेक्स प्लेस एट लोकल लेवल, जिसमें कि क्या होते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल्स, हमारे स्कूल, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, ये सब जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो क्या हो जाएगी, माइक्रो लेवल की प्लानिंग। अब हम आते हैं 2.7 पे, जिसमें कि लैंग्वेज प्लानिंग की प्रोसेस जो है वो कैसे उन्होंने डिफाइन की, कैसे हमारी प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो इसके लिए बेसिक 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज को जो है स्टैंडर्डाइज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, राइट? और हमें करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, ये जो है मैटर करती है। तो उन्होंने जो है हमें 3 टाइप के मॉडल दिए हैं। पहला है ए मॉडल, दूसरा है यूनी मॉडल और तीसरा है मल्टी मॉडल। तो इनमें 6 क्वेश्चन मेन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे कोई ग्रेट ट्रेडिशन है। अब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, आंसर भी उन्होंने वही दिए हुए हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि हमें लैंग्वेज प्लानिंग कहाँ कहाँ करनी पड़ती है। अब एक एग्जाम्पल तो हो गया इंडिया जैसी कंट्री, ठीक है, ये किस में आती है, टाइप सी का एक एग्जाम्पल हुआ कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है एग्जिस्ट करती हैं और कोई भी एक लैंग्वेज दूसरे से अच्छी या बुरी नहीं है। ये सारी लैंग्वेजेस जो हमारे यहाँ पे, उनका खुद का एक वैल्यू और ट्रेडिशन है और बहुत ही डिफरेंट है, एक दूसरे से सिमिलर भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, अब नहीं तो हम तो इंडिया के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया, हिंदी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया। ठीक है, सब लोग हिंदी सीख लो, लेकिन क्या अल्टीमेटली हिंदी उतना काम नहीं आया, क्योंकि ऑल ओवर द स्टेट्स हम उसे उस लेवल पे अक्वायर नहीं करा पाए जैसे कि चाहते थे। तो किसने वो प्लेस ले ली, इंग्लिश ने वो प्लेस ले ली है हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज की। तो LWC यहाँ बार बार जो लिखा हुआ है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन। अब पूरे कंट्री में हमारे 29 से ज्यादा स्टेट्स हैं और हर स्टेट की ऑलमोस्ट अपनी अपनी लैंग्वेज है, प्लस बहुत सारी डायलेक्ट्स एंड सब लैंग्वेजेस एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडिया में इतनी सारी जब लैंग्वेजेस हैं तो एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे से बात कर सके, दैट शुड बी अ लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन। तो उसके लिए हम क्या मॉडल यूज करेंगे, टाइप सी का हम मॉडल यूज करेंगे, राइट? हम लोग टाइप सी है, हाँ, हमारी कंट्री जो है वो टाइप सी मॉडल के अंदर आएगी। और फिर इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। आई विल कम बैक टू दिस। ए, बी और सी टाइप के जो कंट्रीज हैं या मॉडल्स हैं, ओके। सो मल्टी मॉडल नेशन जैसे कि इंडिया हो गया, यूनी मॉडल नेशन हो गए और ए मॉडल नेशन हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई ग्रेट ट्रेडिशन है। तो टाइप ए में तो कोई ग्रेट ट्रेडिशन नहीं है, टाइप बी में जो है ग्रेट ट्रेडिशंस हैं। टाइप बी के एग्जांपल कैसे हो सकते हैं कि ऐसी कोई कंट्री जो कि कॉलोनाइज हुई हो पहले और इसीलिए अब उनके वहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है कि क्या करना है। क्या स्वाहिली को जो है तंजानिया की लैंग्वेज बना दिया। अब स्वाहिली सिर्फ तंजानिया में नहीं बोली जाती, वो साउथ अफ्रीका में भी बोली जाती है, कुछ अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज में भी यूज होती है। बट उन्होंने क्या किया कि उसको यूनिफाई करने के लिए उन्होंने तंजानिया की लैंग्वेज को स्वाहिली बना दिया। टाइप ए में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा है कि बहुत बार वो क्या करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज चूज करते हैं और फिर उसे ही जो है नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि लोगों को वो लैंग्वेज सीखने का मौका तो मिलता है
और उन्हें सीखना पड़ता भी है, कहीं न कहीं कंपल्शन भी है, तो वो लिटरेट भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़े-लिखे ही नहीं है लोग, तो तुमने बहुत लैंग्वेज बना दी कि भई ये यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, बट लोगों को आती नहीं है, पढ़ना-लिखना ही नहीं आता। तो बेसिक लिटरेसी बढ़ाने के लिए, लोगों में यूनिटी बढ़ाने के लिए और सबको एक-दूसरे की बातें समझ में आए, इसके लिए जो है अगर वो लोग कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, तो वो मेरी कैसे हो जाएगी, टाइप ए जो मेरा मॉडल है उसका पार्ट हो जाएगा। तो टाइप ए में कोई ग्रेड एडिशन नहीं है, टाइप बी में यस एक ग्रेड एडिशन है और टाइप सी में जो है बहुत सारे ग्रेड एडिशन है, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल हुआ कि हर लैंग्वेज का अपना-अपना एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, हिस्ट्री है। राइट, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन जो हम इसे सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये लैंग्वेज क्यों सिलेक्ट हो रही है? पहला वाला जो है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए टाइप ए में, टाइप बी में जो नेशनलिज्म के लिए और टाइप सी में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, क्योंकि इंडिया में जो है हम कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। मैं बार-बार इंडिया इसीलिए बोल रही हूँ कि आप उससे रिलेट कर पाएँगे, आपको समझ में आएगा। टाइप सी में जो है कि वो क्यों लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो पहला जो टाइप ए है उसमें है नेशनल सिंबल, टाइप बी में जो है ट्रांज़िशन के लिए और टाइप सी में जो है एज़ अ यूनिफाइंग फोर्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हम सबको यूनाइट करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। फिर लैंग्वेज प्लानिंग की एक्टिविटी कैसे होगी, तो वो सबसे पहले में है स्टैंडर्डाइज़ेशन, टाइप बी में है डायग्लॉसिया एंड टाइप सी में है मॉडर्नाइज़ेशन। बाइलिंगुअलिज़्म अ गोल, दैट्स अ फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ फीचर। सो टाइप ए में नहीं है, टाइप बी में सिचुएशनली है एंड टाइप सी में है ही डेफिनिटली, बिकॉज़ हम में से भी बहुत सारे लोग डेफिनिटली 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते ही हैं, मोस्ट ऑफ अस। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है बाइकल्चरलिज्म अ गोल, टाइप ए में नहीं है, टाइप बी में सिचुएशनल है एंड टाइप सी में ऑफ कोर्स वी डू हैव। अब लैंग्वेज प्लानिंग की पॉलिसी क्या हो रही है? अब ना मैं आपको अपना इंडिया का ही एग्जांपल वापस देती हूँ, तो उन्होंने क्या बोला कि कितनी बार होता है कि हमने डिसाइड किया, जैसे कि इंडिया ने डिसाइड किया कि हिंदी जो है आज से हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो अब तो हमें लगना चाहिए कि हाँ, जैसे अभी टाइप बी में बात हुई थी कि अब तो सबको हिंदी आ जानी चाहिए, सबने हिंदी सीख लेनी चाहिए, कंपल्सरी कर देना चाहिए हिंदी सब जगह, सब सारे स्टेट्स को बोलनी चाहिए। अपनी अपनी लैंग्वेज बोलो बट हिंदी सबको आनी चाहिए। ईज़ी राइट? बट ऐसा नहीं होता है हर बार। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये भी देखने में आया कि जब उन्होंने हिंदी को स्टैंडर्डाइज़ करने की कोशिश की, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, तो जो तमिल या साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उन लोगों में बढ़ावा हुआ, राइट? अचानक से कैसे ये जागरूकता आई? क्योंकि अभी तक वो ऐसे है कि हाँ, तमिल-तमिल है अपनी चल रही है या मलयालम में जो भी कुछ लैंग्वेजेज़ हैं वो चल रही हैं। बट सडनली उनको अंदर से लगा कि जैसे ही आपने बोला कि हिंदी सीखनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, तो उनके अंदर से ऐसा हुआ कि अरे! ऐसे कैसे तुम हमें फ़ोर्स कर रहे हो और हमें अपनी लैंग्वेज बचानी पड़ेगी। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि तमिल बोलने वालों की जो संख्या है वो सडनली और ज़्यादा बढ़ गई। A language policy impregnated with ideology may become a cause of a strong reaction and protest. For example, imposition of Urdu in Bengali-dominated Pakistan accelerated the liberation movement, and even in 1964 to 65, Hindi as the only official language of India gave rise to strong opposition from Tamil and Bengali speakers. Right? तो इन लोगों में सडनली एकदम राइस आया, एक अंदर से होता है ना कि तुमने मुझे दबाने की कोशिश की, अब तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, ऐसे वाले सीन। तो इसके पहले एक टॉपिक था जो मैं कवर कर रही हूँ अभी कि लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है। रेट्रोस्पेक्टिव लैंग्वेज जो है इट एम्स एट कंजर्विंग द एक्जिस्टिंग लैंग्वेज और इवन कंजर्व द एक्जिस्टिंग लैंग्वेज फॉर्म, ठीक है? रेट्रोस्पेक्ट में जा रहे हैं। और जबकि प्रोस्पेक्टिव क्या करती है, इट लुक्स एट द चेंजेस इन लैंग्वेज सिचुएशन एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और इसीलिए जो है ये कोडिफिकेशन, न्यू फॉर्म, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेलिंग रिफॉर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को चेंज करने के लिए ओपन रहती है, यानी कि ये डेवलप होने के लिए रेडी रहती है। तो इसके प्रोस्पेक्ट ज़्यादा होते हैं, वही रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो बस उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। आगे आते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग थ्योरी। इसकी 2 अप्रोचेस हैं, एक है न्यू क्लासिकल एंड दूसरी है हिस्टोरिकल। न्यू क्लासिकल में क्या होता है कि जो लैंग्वेज प्लानिंग कर रहा है, वो बहुत दूर से देखता है। दिस पर्सन व्यूज़ द होल लैंग्वेज एज़ एन आउटसाइडर, वो उसका एक पार्ट नहीं बनता है, बाहर से देखता है, बाहर से ऑब्ज़र्व करता है और इसीलिए वो उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पाता है बिकॉज़ ही और शी इज़ जस्ट एन ऑब्ज़र्वर, ओके? वहीं हिस्टोरिकल में क्या होता है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर के साथ-साथ ही उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स और उसकी ओरिजिन वगैरह को भी कंसिडर करके जो है लैंग्वेज की प्लानिंग की जाती है। दैट्स योर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर अप्रोच। इसके बाद जो लैंग्वेज प्लानिंग है, इसके 2 तरीके के गोल हो सकते हैं। एक होता है लैंग्वेज के स्टेटस को लेके, दूसरा होता है लैंग्वेज के कॉर्पस को लेके। स्टेटस और कॉर्पस हम पहले ही देख चुके हैं। स्टेटस यानी क्या-क्या चीज़ें हो जाएँगी, उसका ऑफ़िशियलाइज़ेशन, नेशनलाइज़ेशन, स्टैंडर्डाइज़ेशन, वर्नाक्युलराइज़ेशन, उसका रिवाइवल हो सकता है, उसका स्प्रेड हो सकता है, मेंटेनेंस एंड इंटरलिंगुअल कम्युनिकेशन हो सकता है। वहीं जो है कॉर्पस, कॉर्प यानी बॉडी होता है, राइट?
सो कॉर्पस में क्या-क्या हो सकता है, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका रिफॉर्म, उसका लेक्सिकल मॉडर्नाइज़ेशन, टर्मिनोलॉजी में यूनिफिकेशन, स्टाइलिस्टिक्स, सिम्प्लिफिकेशन, स्टैंडर्डाइज़ेशन एंड ग्राफिसिज़्म, यानी कि जो उसके की बॉडी है, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी चेंजेस हम करते हैं, कॉर्पस लैंग्वेज प्लानिंग। अब ओरिएंटेशन जो है मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, प्लस इट्स वेरी ईज़ी, आप रीड कर सकते हैं। इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं लैंग्वेज प्लानिंग को अफ़ेक्ट करते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। सोशियो डेमोग्राफिक, यानी कौन से एरिया में कौन से लोग कौन-सी भाषा बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हिंदी जो है एमपी में सारे लोग ऑलमोस्ट बोलते हैं, वहीं तमिल बहुत कम लोग बोलते हैं। वहीं तमिल में चेन्नई में जाके उल्टा हो जाएगा कि तमिल बहुत सारे लोग बोलते हैं और हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं। लिंग्विस्टिक फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती कुछ-कुछ हद तक सिमिलर है, वहीं जो हमारी साउथ की लैंग्वेजेज़ है वो हमसे इनसे थोड़ी ज़्यादा अलग है। तो कैसे लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं, ये उसे अफ़ेक्ट करेगा। सोशियो एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बोला कि सोशल लेवल पे या लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, हिंदी उससे थोड़ा नीचे आती है। तो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स भी है लैंग्वेज को बहुत इन्वॉल्व की हुई। हमने पहले ही वाली यूनिट में, इसी यूनिट के पहले पार्ट में देखा था कि इट्स नॉट एन इनोसेंट प्रोसेस, बल्कि बहुत पावर, और जिनके पास पावर है उन लोगों के हिसाब से लैंग्वेज जो है प्लानिंग की जाती है और स्टैंडर्डाइज की जाती है। एंड रिलीजियस फैक्टर्स, ऑफ कोर्स रिलीजन हर जगह इन्वॉल्व होता है, तो रिलीजन इस लैंग्वेज प्लानिंग में भी कहीं न कहीं आता है। एंड लास्ट वाला जो है वो है पीआर फैक्टर, दैट इट हैज़ टू बी हैंडल्ड बाय ईदर अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और अ पीआर मैन। अब लिमिटेशंस की बात करें, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये जो यूनिट है हमारी खत्म हो जाएगी। लिमिटेशन 3 तरीके की है। पहली है अनसर्टेनिटी, कि आप कितनी प्लानिंग कर लो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होने वाला है ये आप कभी जो है डिसाइड नहीं कर सकते, या फिर आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। दूसरा है लिमिटेड प्लानिंग, आप प्लानिंग बहुत ही लिमिटेड ही कर सकते हो, आप सब कुछ प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूरी प्लानिंग कर दी कि हाँ, ये लैंग्वेज आज से नेशनलाइज़ हो जाएगी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यही है। लेकिन लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, लोगों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो उसे एक्वायर कर रहे हैं, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो प्लानिंग आप कुछ हद तक ही कर सकते हो। लास्ट जो है वो कॉस्ट के बारे में है, कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज़ या लैंग्वेज प्लानिंग करने में बहुत सारा पैसा लगता है। तो क्या आपके पास उतना पैसा है, उस कंट्री के पास उतना पैसा है खर्च करने के, है भी तो क्या वो उस पे खर्च करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपकी कंट्री में पॉवर्टी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप पैसा वहाँ खर्चा करना चाहते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें पता चलता है कि लैंग्वेज प्लानिंग की खुद की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और उसके साथ ही जो मेरी यूनिट है ये खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3 एंड फटाफट-फटाफट जो ये पूरा ब्लॉक हम खत्म करते हैं। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो।